बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सताज चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, मुआशरे अदल और इंसाफ के साथ ही कायम रहते हैं। जिस कौम या मुल्क में अदल और इंसाफ ख़त्म हो जाए वो ना मुल्क सलामत रहते हैं ना कौमें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मुआशरा कुफ़र के साथ ज़िंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। हमारे यहाँ अदलिया की तारीख इंतहाई भयानक है, शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस क़य्यूम तक कैसे कैसे हीरे इस कौम को मिले। आज की बात नहीं, हमारे इदारे हमारी शख्सियात पहले से ही मुतनाज़ा थी, लेकिन 9 मई के बाद तो बीच चौराहे नंगे हो गए हैं। मज़े की बात सुनो, कपड़े पहन नहीं रहे लेकिन कौम को कह रहे हैं उनके बरहना जिस्म की भी तारीफ़ करो। अगर किसी ने इन्हें नंगा कहा तो उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला भी ऐसा किया करता था। आज तरीके इंसाफ की मखसूस सीटों के हवाले से जो फैसला आया है उसकी तफसील बताने की क्या ज़रूरत है, सब जान चुके हैं। मैं इस फैसले के बारे कुछ और कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से जस्टिस मुनीर और जस्टिस क़य्यूम की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। वो कैसे? एक गाँव का नंबरदार था। ताकत और दौलत के नशे में चूर नंबरदार गांव के हर बंदे को गाली निकालता था। पूरा गांव उससे तंग था, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे बोल सके। ताहम उस गांव का हर शख्स उससे नफरत करता था। एक दिन क्या हुआ, नंबरदार बीमार हो गया। उसे महसूस हुआ कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो जानता था गांव के लोग उससे नफरत करते हैं। बेटों को बुलाकर कहने लगा, मेरे मरने के बाद कोई ऐसा काम करना कि गांव के लोग मेरी इज्जत करने लगें। बेटे परेशान हो गए और खामोश रहे। अगले ही रोज़ नंबरदार वफात पा गया। चंद दिनों बाद बेटे मिल बैठे और बाप की नसीहत पर गुफ्तगू शुरू हो गई। कहने लगे, अब्बा जी ने तो सारी उम्र गांव वालों को गालियां निकाली हैं, अब हम क्या करें कि लोग उनकी इज्जत करने लगें। एक होनहार बेटे ने तजवीज़ दी और उस पर इत्तफाक हो गया। अगले ही रोज़ बेटे ने तरहान से डंडे तैयार कराए। अब नंबरदार के बेटे गांव के हर फर्द को गाली निकालते और साथ एक डंडा भी मारते। गांव वाले सीख पा हो गए, लेकिन डरे हुए कुछ कह नहीं सकते थे। सिर्फ इतना कहते, इनसे तो इनका बाप ही अच्छा था जो सिर्फ गालियां ही निकालता था, ये तो डंडे मारते हैं। इस तरह उनके बाप की इज्जत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का किरदार भी नंबरदार के बेटों की तरह सामने आया है। जस्टिस काजी फैजी शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नाइम अख्तर अफगान ने अपने बड़ों जस्टिस मुनीर, जस्टिस क़य्यूम वगैरह वगैरह की इज़्ज़त में बेपनाह इजाफा किया है। लोग कहने लगे हैं इनसे तो वो ही अच्छे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़गानी ने अपने फैसले में कुछ ऐसा लिखा है जो तारीख में कभी किसी जज ने नहीं लिखा। इन 2 जजों ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख बदल कर रख दी है। ये अदलिया की दुनिया में अनोखा काम हुआ है। मुमकिन है इन दोनों अफराद को नोबल इनाम के लिए नामजद कर लिया जाए। तरीके इंसाफ की मखसूस सीटों के हवाले से फैसला लिखते हुए इन दोनों अफराद ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों के फैसले को तस्लीम ना करे और ना ही इस फैसले पर अमल दरामद करे। वाह सुबहान अल्लाह, कभी आपने ऐसा सुना या पढ़ा? जज अपने रिमार्क्स देते हैं, दूसरे जजों से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जज मुतलका फरीक को लिखें कि उनके साथियों के फैसले को तस्लीम किया जाए और ना ही इस पर अमल दरामद किया जाए। ये फैसला 8-5 की अक्सरियत से सुनाया गया था, जिसमें तरीके इंसाफ को मखसूस सीटों का हकदार करार दिया गया था। तफसीली फैसले में 8 जजों ने लिखा है, साथी जजेस दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस के राय में क्या इख्तलाफ है। जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। जिस तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़गान ने अपने फैसले में जो लिखा वो उन्हें ज़ेब नहीं देता। उन्होंने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया है। परेशान कौन ये बात है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावज़ कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा 13 रुकनी फुल कोर्ट के
اکثریتی فیصلے کی تعمیل نہ کریں۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مسئلہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے سے شروع ہوا، جس فیصلے میں انہوں نے طریق انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا۔ مطلب یہ کہ سارے فساد کی جڑ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے۔ بہرحال حکومت، الیکشن کمیشن، چیف جسٹس اینڈ کمپنی ایک پیج پر ہیں اور سپریم کورٹ کے 12 جج ایک طرف ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اکتوبر کے پہلے ہفتے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دوسری اہم بات، عمران خان کے خلاف آج کل پھر یہودی لابی، یہودی ایجنٹ کا شور مچا ہوا ہے۔ ہنسی آتی ہے، اسرائیل کے کسی ایک اخبار میں پیڈ کالم شائع کروایا جاتا ہے اور پھر اس پر وزراء پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ شاید وہ جانتے نہیں لوگ ان کی باتوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ چلو ہم حکومت کی بات مان لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ کے دورے پر ہیں۔ میری ان سے عاجزانہ اپیل ہے وہ امریکہ میں پریس کانفرنس کریں، وہاں بتائیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور اسرائیل کے حمایتی ہیں اور وہ بطور وزیر اعظم پاکستان اسرائیل کے خلاف ہیں، یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں اسرائیل کے خلاف کچھ نعرے بھی لگوا دیں۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، DGISI جنرل ندیم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ستمبر کو اپنی نئے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت GHQ میں ایڈجوائنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر NDOU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے۔ ان کے والد کور کمانڈر راول پنڈی بھی تعینات رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔